गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है यूएस इंडिया इंटरिम ट्रेड डील। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया और यूएस ने एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है जिससे कि डिबेट्स राइज हो रही हैं उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट, एग्रीकल्चरल इम्प्लीकेशंस और सोवरेनिटी कंसर्न से रिलेटेड। तो अगर हम देखें दोनों कंट्रीज़ का ट्रेड रिलेशंस, तो बायलैटरल ट्रेड जो है गुड्स और सर्विसेज का इंडिया और यूएस में बहुत ग्रो हुआ है पिछले एक डेकेड में। और यूएस जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है इंडिया का। इंडिया ने ट्रेडिशनली ट्रेड सरप्लस इंजॉय किया है यूएस के साथ, लेकिन ट्रेड टेंशंस बढ़ने लगी अगस्त 2025 में, जब यूएस प्रेसिडेंट ने 25% टैरिफ्स लगाए इंडियन इंपोर्ट्स पर, और बाद में 25% पेनल्टी भी लगाई क्योंकि इंडिया जो है वो रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था। तो ये मेजर जो हैं, इनकी वजह से बायलैटरल ट्राइज जो है वो थोड़ा स्ट्रेन हो गए और ट्रेड फ्लोज भी डिसरप्ट होने लगा। तो अब लेकिन जो है लगभग एक साल बाद दोनों कंट्रीज़ ने एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो एग्री कर लिया है, और आने वाले टाइम में शायद नेक्स्ट मंथ एक ब्रॉडर बायलैटरल ट्रेड डील भी होने की संभावना है। अब अगर हम प्रोविजंस देखें इस इंटरिम एग्रीमेंट की, तो यूएस जो है वो टैरिफ रिड्यूस करेगा इंडियन इंपोर्ट्स पर 50% से कम करके 18% पर, और इंडिया जो है एलिमिनेट करेगा, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स इंपोर्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स पर जो कि यूएस से आएंगे, और कुछ फूड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर भी जो यूएस से आएंगे। इंडिया ने एक्सप्रेस किया है कि वो $500 बिलियन वर्थ ऑफ यूएस एनर्जी प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, प्रेशियस मेटल्स, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज़ करेगा और अगले 5 साल में। तो ऑफ कोर्स ये गवर्नमेंट परचेज नहीं करेगी, बट ये ओवरऑल एक तरह से ट्रेड के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है उसमें ये भी था कि जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि इंडिया जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपोर्ट नहीं करेगा रशियन ऑयल को, लेकिन इंडियन ऑफिशियल्स ने इसके बारे में कुछ फॉर्मली कमिट नहीं किया है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिकेट किया है कि वो एडिशनल टैरिफ्स लगाएंगे अगर इंडिया दोबारा से रशियन ऑयल इंपोर्ट्स करता है। तो सपोर्टर्स का आर्ग्यू करना है कि लोअर यूएस टैरिफ्स जो हैं उससे अपॉर्चुनिटीज़ अराइज होंगी इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए, खासकर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में जैसे टेक्सटाइल और क्लोथिंग। एक टैरिफ रिडक्शन अगर 18% की मिल रही है तो हमको कई कंट्रीज़ से जो है कंपैरेटिव एडवांटेज है यूएस में। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो यूएस ने ट्रेड एग्रीमेंट्स कर लिए हैं जैसे कि बांग्लादेश के साथ, तो उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगी उनके टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये एग्रीमेंट जो है वो स्ट्रेटजिक टाइज भी जो है वो रीस्टोर कर सकता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इंटरिम अब प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, इंटरिम एग्रीमेंट में एक्सप्लिसिटली नहीं बताया गया है कि क्या टैरिफ प्रोटेक्शन दी गई है सेंसिटिव एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, खासकर सीरियल्स को, जो इंडिया जो है आज तक अभी तक सारे एफटीए से दूर रखता आया है। अगर टैरिफ बैरियर्स जो है वो सीरियल्स या बाकी के एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ पर रिड्यूस होती है तो उससे इंडियन फार्मर्स जो है वो कंपटीशन फेस करेंगे। यूएस ने इंडिया की रिस्ट्रिक्शंस जो है जीएम फूड इंपोर्ट्स पर, उसको भी ऑब्जेक्ट किया है और कहा है कि दोनों साइड जो है लॉन्ग स्टैंडिंग कंसर्न्स को जो है वो रिजॉल्व करेंगे, और अगर इंडिया अलाउ करता है जीएम फूड इंपोर्ट्स तो उससे सिर्फ फार्मर्स पर ही नहीं बल्कि पब्लिक हेल्थ पर भी इम्पैक्ट आएगा। अब एक अनइक्वल टैरिफ स्ट्रक्चर है कि इंडिया तो एलिमिनेट कर रहा है या रिड्यूस कर रहा है टैरिफ्स यूएस इंपोर्ट्स पर, लेकिन यूएस जो है 18% टैरिफ जो है वो रिटेन करेगा इंडियन एक्सपोर्ट्स पर। तो एक तरह से अगर हम देखें तो एवरेज यूएस टैरिफ्स जो पहले 2.5% होते थे वो उससे भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। बट ऑफ कोर्स आप अगर हम न्यू नॉर्मल देखें ग्लोबल इकोनॉमी में, तो जो ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए हैं बाकी कंट्रीज़ में, तो उनमें तो इंडिया का ये बेटर ही पोजीशन है। तो इससे लेकिन फिर भी कंसर्न्स रेज हो रहे हैं अबाउट नेगोशिएटिंग लीवरेज, ठीक है। फिर सोवरेनिटी भी कंसर्न्स हैं, जो क्लॉज आ रहा है रशियन ऑयल इंपोर्ट्स से रिलेटेड, उसके ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हैं। यूएस सर्वेलेंस रखेगा हमारे इंडियन ऑयल इंपोर्ट्स पर, तो एक तरह से इंडिया की स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के ऊपर कंस्ट्रेन है ये। बहुत सी कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना, ब्राज़ील, उन्होंने तो रेजिस्ट किए हैं ऐसे टैरिफ प्रेशर्स, और क्रिटिक्स ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि इंडिया क्यों अकोमोडेट कर रहा है ऐसी जो है वो क्वेश्चंस को। तो जो ये इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट है ये एक प्रीकर्सर है फुल फ्लैश्ड यूएस इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट का, और गवर्नमेंट फेस कर रही है चैलेंज कि कैसे वो इकोनॉमिक गेन्स के लिए इंडिया की फूड सिक्योरिटी, फार्मर लाइवलीहुड्स और सोवरेन डिसीजन मेकिंग को ट्रेड ना करे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अफ्रीकन यूनियन। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अफ्रीकन यूनियन होस्ट कर रही है एनुअल समिट इथोपिया में। अफ्रीकन यूनियन एक कॉन्टिनेंटल बॉडी है जिसमें 55 मेंबर स्टेट्स हैं, जो कि ऑफ कोर्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ हैं। ऑफिशियली इसको 2002 में लॉन्च किया गया था, और ये प्रमोट करता है यूनिटी, कोऑपरेशन, डेवलपमेंट अमंग अफ्रीकन नेशंस। अदिस अबाबा
इथोपिया में इसका हेडक्वार्टर है। असेंबली जो है वो इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स जो है उनकी बॉडी होती है और वो पॉलिसी मैटर्स को जो है वो हैंडल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं युवा एआई फॉर ऑल इनिशिएटिव। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कौशल रथ जो है वो लॉन्च किया है अंडर नेशनल एआई लिटरेसी प्रोग्राम युवा एआई फॉर ऑल। तो युवा एआई फॉर ऑल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोग्राम है अंडर इंडिया एआई मिशन। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फ्री कोर्स है जो कि इंट्रोड्यूस करता है वर्ल्ड ऑफ एआई टू ऑल इंडियंस, खासकर यूथ को एम्पावर करना चाहता है सिटीजन्स को विद फाउंडेशनल एआई स्किल्स। और ये अवेलेबल है फ्री ऑन लीडिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे फ्यूचर स्किल्स प्राइम, आई गॉट, कर्मयोगी और बाकी के पॉपुलर एडटेक पोर्टल्स। 100% फ्री और ओपन टू एवरीवन है ये। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक बोन वीकनिंग डिसीज़ है जो लाखों लोगों को अफेक्ट करती है, लेकिन अब न्यू ट्रीटमेंट्स आ रही हैं जो कि इसको एक तरह से हेल्प कर सकेंगी कि बोन्स को स्ट्रेंथन कर सकें हम कैसे। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो उसमें होता क्या है कि बोन्स वीक होने लगती हैं और फ्रैक्चर होने लगती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होता है जब ज़्यादा बोन ब्रेक डाउन होने लगे दैन रिप्लेस्ड, और ये लॉस ऑफ बोन मास से भी अकम्पनीड होता है। इसको हम साइलेंट डिजीज़ कहते हैं क्योंकि इसमें सिम्टम्स बहुत जल्दी नहीं आते हैं। मोस्ट कॉमन जो है बोन्स ऑफ हिप, वर्टिब्रे इन द स्पाइन और रिस्ट में जो है ये देखने को मिलता है इसके इफेक्ट। और लाइफस्टाइल चेंजेस करके जैसे डाइट चेंज करना, एक्सरसाइज रूटीन चेंज करना, कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन करना, उससे जो है इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बायो बेस्ड केमिकल्स। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने प्रायोरिटाइज किया है बायो बेस्ड केमिकल्स और एंजाइम्स को एज अ प्रायोरिटी एरिया अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का बायो ई3 पॉलिसी। तो ये बायो बेस्ड केमिकल्स जो हैं ये बेसिकली इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं यूजिंग बायोलॉजिकल फीड स्टॉक्स लाइक शुगर केन, कॉर्न, स्टार्च एंड और बायोमास रेजिड्यूज। और ये प्रोड्यूस किए जाते हैं थ्रू फर्मेंटेशन और एंजाइमेटिक प्रोसेसेस। तो ये बायो बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स जो है एक तरह से सस्टेनेबल सोल्यूशन दिखा रहे हैं। और इनके अगर हम बेनिफिट्स देखें तो ये हमारी फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी को कम करेंगे, बहुत कम अमाउंट ऑफ हजार्डस वेस्ट भी जनरेट करते हैं, और इनको जनरली लेस एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है कि हायर प्रोडक्शन कॉस्ट है इसकी एज़ कम्पेयर टू पेट्रोकेमिकल्स, रिलायबल फीड स्टॉक्स की ज़रूरत होती है इसके लिए, फिर अनसर्टेनिटी भी है कि मार्केट इसे अडॉप्ट करेगी कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पिटन दे ला फर्नेस वॉल्केनो। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये वॉल्केनो जो है रियूनियन आइलैंड पे ये इरप्ट हुआ है सेकेंड टाइम दिस ईयर, और ये ईस्ट साउथ ईस्टर्न एंड ऑफ फ्रेंच आइलैंड ला रियूनियन पर पड़ता है। मैसिव बसाल्टिक शील्ड वॉल्केनो है, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज है वर्ल्ड में ये, और शॉर्ट लिव्ड इरप्शंस होती हैं यहाँ पर, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी आता है। अब शील्ड वॉल्केनो क्या होते हैं? वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉल्केनोज ऑन अर्थ हैं ये, और ये माउंटेन्स नहीं बनाते हैं जब ये इरप्ट होते हैं, या कोनिकल पीक्स नहीं बनाते हैं लाइक कॉम्पोजिट वॉल्केनोज, बल्कि ये ब्रॉड बेस्ड वॉल्केनोज होते हैं जिनके जेंटल स्लोप्स होते हैं, और ये ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली बसाल्ट होते हैं, और ये रिपीटेड eruptions से बनते हैं। जैसे आप हवाइन शील्ड वॉल्केनोज देखोगे, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल्स हैं ये। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फुटाला लेक। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फुटाला लेक एक आइकॉनिक वाटर बॉडी है नागपुर में, लेकिन अनट्रीटेड सीवेज वेस्टेज से इनफ्लो से जो है वो ग्रैपल कर रही है। तो फुटाला लेक जो है वो तेलन खाड़ी लेक भी कहते हैं, मैन मेड लेक है ये नागपुर में, और इसको क्रिएट किया गया था भोंसले डायनेस्टी रूल के टाइम पर 18th सेंचुरी में, और ये अपने कलरफुल माउंटेन्स के लिए फेमस है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is US-India interim trade deal. This topic is important for your economy section. So India and US have signed an interim trade agreement, triggering debates over its economic impact, agricultural implications, and sovereignty concerns. So both sides have long enjoyed good trade relations. In fact, bilateral trade in goods and services between both sides have grown significantly over the past decade, and therefore US has emerged as India's one of the largest trading partners. India has traditionally maintained a trade surplus with the US, but trade tensions have escalated in August 2025 when US President imposed 25% tariffs on Indian imports and an additional 25% penalty linked to India's continued import of Russian crude oil. So these measures have strained bilateral ties and disrupted trade flows. Nearly a year later, both countries agreed to an interim trade agreement as the first step towards a broader bilateral trade deal.
So, what are the key provisions of this interim agreement? US will reduce tariffs on Indian imports from 50% to 18%. India will eliminate or significantly reduce tariffs and non-tariff barriers on imports of industrial goods and a wide range of food and agriculture products from the US. India has expressed its intent to purchase $500 billion worth of US energy products, aircraft parts, precious metals, technology products, and coking coal over the next 5 years. Of course, this will not be basically government purchasing this, but overall trade, it is being reflected through private sector also. An executive order has also been issued, which indicates that India would stop directly or indirectly importing Russian oil, but Indian officials have not formally confirmed this commitment. US administration has indicated that additional tariffs could be reimposed if India resumes Russian oil imports. Supporters are arguing that lower US tariffs could provide opportunities for Indian exporters, particularly in labor intensive sectors like textiles and clothing. A tariff reduction of 18% may offer some competitive advantage compared to countries facing higher duties. And US has also concluded trade agreements with countries like Bangladesh. So, of course, this is reducing India's relative edge in the American market. And this agreement could strengthen strategic ties between the two countries also, but there are concerns also. This agreement does not explicitly state if tariff protection of sensitive agriculture products like cereals will be maintained, because historically India has safeguarded these products from FTAs. Okay, if tariff barrier on cereals and other commodities, agricultural commodities, are reduced, then Indian farmers will face competition from highly subsidized American agribusinesses. US has also objected to India's restrictions on genetically modified food imports, and this agreement is referencing to resolving long-standing concerns that has raised fears which say that India may allow GM food imports in the future. And if it is done, then it will have implications not only for farmers but also for public health, biosafety, and regulatory autonomy. While India is eliminating or reducing tariffs on US imports, the US is retaining an 18% tariff on Indian exports, and the average beyond before the tariff dispute, average US tariffs on Indian goods were around 2.5%. This is also raising questions about negotiating leverage for us. Then there are questions about strategic autonomy. The clause related to Russian oil imports and the reimposition of tariffs in the future has broader geopolitical implications. The possibility of US surveillance over India's oil imports could be viewed as constraining India's strategic autonomy. Several countries like China and Brazil have resisted similar tariff pressures. So critics are questioning why India has chosen accommodation over resistance. This interim trade agreement must be seen as a precursor to a full-fledged US-India trade agreement, which might be signed next month. But government is facing a challenge of ensuring that economic gains do not come at the cost of food security, farmer livelihoods, and sovereign decision making. So the next topic is African Union. This topic is important for your international relations. So African Union has hosted its annual summit in Ethiopia. So African Union is a continental body consisting of 55 member states which make up the countries of the African continent. It was officially launched in 2002 to promote unity, cooperation and development among African nations. Its headquarters is in Addis Ababa, Ethiopia. It is assembly is the highest decision-making body of this African Union, and executive council is made up of foreign affairs ministers, which handles policy matters and makes recommendations to the assembly. So the next topic is Yuva AI for All initiative. This topic is important for your science and tech section. So Ministry of Electronics has launched this Kaushal Rath under the National AI Literacy Program called Yuva AI for All. So this is an initiative launched by Ministry of Electronics. It's the first of its kind free course which introduces the world of AI to all Indians, especially the youth. The aim is to empower the citizens with foundational AI skills. It is available for free on leading learning platforms like Future Skills Prime, iGot, Karmayogi, and other popular edtech portals. It is 100% free and open to everyone. So the next topic is osteoporosis. This topic is important for your social issues. Osteoporosis is a bone weakening disease which affects about tens of millions of people, but new treatments are on the way for this particular disease. So osteoporosis is the disease in which the bones become weak and they are likely to fracture. Osteoporosis develops when more bone is broken down than replaced. It is accompanied by the loss of bone mass. It is called a silent disease because it doesn't usually cause symptoms. It is most common in the bones of hip, vertebrae in the spine and wrist. So making lifestyle changes like changing diet and exercise routine and taking calcium and vitamin D supplements could be a treatment for this particular disease.
So the next topic is bio-based chemicals. This topic is important for your environment section. So India has prioritized bio-based chemicals and enzymes as a priority area under Department of Biotechnology's Bio E3 policy. So bio-based chemicals are industrial chemicals which are produced using biological feedstocks like sugarcane, corn starch, or biomass residues. They're often produced through fermentation or enzymatic processes. So these are basically a sustainable solution to our energy needs. So, bio-based industry reduces reliance on fossil fuels. They generate much lower amounts of hazardous waste, and they generally require less energy than the petroleum-based equivalents. But there are challenges as well. Like they have higher production costs as compared to petrochemical alternatives. The availability of reliable feedstock stocks is also required, and there is also uncertainty about its market adoption. Okay, so the next topic is Piton de la Fournaise volcano. This topic is important for your environment section. So this volcano on Reunion Island has erupted for the second time this year. So this volcano lies in the southeastern end of French island La Reunion in the Western Indian Ocean. It is a massive basaltic shield volcano. It is one of the most active volcanoes in the world. It is in a phase of frequent but short-lived eruptions. It is also listed as a World Heritage Site by UNESCO. So what are the shield volcanoes? So they are the largest volcanoes on Earth. They do not form soaring mountains with conical peaks like composite volcanoes. Instead, they are broad-based volcanoes with gentle slopes. They are almost exclusively basalt, and which is a type of lava that is very fluid when erupted. They are built by repeated eruptions, and Hawaiian shield volcanoes are the most famous examples. So the next topic is Futala Lake. This topic is important for our environment section. Futala Lake is an iconic water body in Nagpur, and it is grappling with untreated sewage inflow. So it is also known as Telankhadi Lake, and it is a man-made lake located in the western part of Nagpur. So it was created during the Bhosle dynasty rule in the 18th century for the purpose of providing water to the nearby villages and farmlands. And this lake is also known for its colorful fountains. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.